हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्री विजन में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता, आज हम लोग एग्रोनॉमी का टॉपिक 2 है। तो इसमें टॉपिक 2 में जैसा कि आपको पता, आज हम लोग बात करेंगे किसकी, जो हमारे मेन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए आएगा, तो आप बताओगे कि आज हम लोग टॉपिक है भारतीय जल स्रोतों के बहाव चार्ट। मतलब जो जल स्रोत होते हैं किस प्रकार से होते हैं, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे नंबर पे हम लोग बात करेंगे किसकी, रेन की बात करेंगे। रेन क्या होती, मतलब वर्षा। तो वर्षा किसे कहते हैं, आपसे कोई पूछे तो आप बताओगे वर्षा किसे कहते हैं। तो भूमि में जल का प्रमुख स्रोत वर्षा है। मतलब भूमि में जल कैसे प्राप्त होगा, वर्षा के द्वारा प्राप्त होगा, बारिश के द्वारा। जल की बूंदे बर्फ के रूप में होती है, बिल्कुल सही बात। हमारे देश में वर्षा अनिश्चित होती है, बिल्कुल, क्योंकि उसका कोई आकस्मिक होता है, कभी भी हो सकता है। अनियमित होती है, अनियमित का मतलब है निश्चित नहीं कितनी होगी, पता नहीं कितनी हो जाए। तो वर्षा के अतिरिक्त वायुमंडलीय जल भी होता है। कौन कौन से होते हैं, वायुमंडलीय जल। जब वायुमंडलीय जल का मतलब होता है हमें जल ओस के रूप में प्राप्त होता है। आपने देखा होगा गर्मियों के दिन कितनी ओस पड़ती है, कोहरे के रूप में, और वायुमंडलीय आर्द्रता के रूप में प्राप्त होते हैं। अब बाढ़ किसे कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा फ्लोड। फ्लोड मतलब बाढ़ होता है। तो बाढ़ की बात करेंगे, वर्षा अधिक होने या बादल फटने से कुछ क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। मतलब या तो वर्षा अधिक होगी या बादल फटेगा, तो मतलब वर्षा अधिक होगी, तो वहां पे क्या क्या होगा कि पानी की मात्रा बहुत ज्यादा एकत्रित हो जाएगी। तो उसको हम लोग क्या है, जब पानी अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाता तो उसको हम लोग बाढ़ कहते हैं। अब होता एक अंडरग्राउंड वाटर होता है। 2 नंबर में परिभाषा आएगी कि अंडरग्राउंड वाटर किसे कहते हैं, भूमिगत जल किसे कहते हैं। तो आप बताओगे भूमिगत जल किसे कहते हैं। तो आप बताओगे क्या, जल की वह मात्रा पर्कुलेशन क्रिया के द्वारा। अभी आप कहोगे भैया पर्कुलेशन क्या होता है, अभी आपको लास्ट में पता चलेगा पर्कुलेशन किसे कहते हैं। पर्कुलेशन क्या था, पानी का अंदर जाना। अब क्या अंदर जाना, अभी आगे बताएंगे। तो पानी की वह मात्रा जो पर्कुलेशन की क्रिया के द्वारा मृदा के निचली परतों में चले जाता है। क्या करता है, जो पानी होता है इसकी, मान लो ये सोइल प्रोफाइल हो गया या के सोइल हो गए, इससे जो पानी की बूंदे हैं कहाँ चलेंगे, सोइल के नीचे की सरफेस में चली जाएंगे। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं। तो ये जो चीज है रंध्रक्वास से होता हुआ नीचे चला जाता है। इससे जल स्तर ऊंचा होने पर पौधों की वृद्धि में क्या होता है, सहायक होता है। पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। अब करते हैं हम लोग मृदा जल। मृदा जल जो होता है क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो जल क्यों मृदा के लिए, मतलब जल क्यों आवश्यक होता है। तो नंबर 1 की बात करेंगे, क्यों आवश्यकता है, जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। मतलब जल के द्वारा अगर जल पौधे हो गया के, तो सब फोटोसिंथेसिस की क्रिया बहुत अच्छी होगी। पौधों की कोशिकाओं में उपस्थित प्रोटोप्लाज्म का एक अभिन्न अंग है। क्या बोला, पौधों की उपस्थित कोशिकाओं में उपस्थित प्रोटोप्लाज्म का अभिन्न है। नंबर 3, जल बीजों को अंकुरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल सवाल, मतलब अगर हमारी भूमि में मॉइस्चर सही है तो क्या होगा, बीज का जर्मिनेशन मतलब अंकुरन बहुत ही अच्छा होगा, तो महत्व निभाता है। अगला है इसका, पौधों की कोशिकाएं फूली हुई अवस्था में रहती है। अगर जल पर्याप्त मात्रा में होगा तो कोई भी प्लांट है उसकी कोशिका क्या होगी, फूली हुई होगी। अब आता नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, जल कितने प्रकार के होते हैं। जल कितने प्रकार के होते हैं, अभी इनको आप टेंशन मत लेना कि सर आपने हिंदी में लिखा, हिंदी और इंग्लिश हमने इनको दोनों में लिखा, तो आपको जानने की कोई दिक्कत नहीं कि डरने के बाद। नंबर 1 होता है हाइग्रोस्पेसिक वाटर, मतलब आर्द्रता ग्राही जल कहते हैं। नंबर 2 कैपिलरी वाटर, मतलब केशिकीय जल कहते हैं। नंबर 3 ग्रेविटेशनल वाटर, मतलब गुरुत्वीय जल। नंबर 4 है क्रिस्टलाइन वाटर, मतलब रवों का पानी होता है। मेन वाटर तुम्हारे ये 3 ही होते हैं। कौन से, हाइग्रोस्पेसिक वाटर, क्योंकि आपसे कोई भी टीचर पूछेगा तो हिंदी में आपको 12th लेवल में बताएगा, बाकी या ज्यादातर आपको इंग्लिश, तो हमें टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में पता होनी चाहिए। तो अब पौधे कौन सा जल ग्रहण करते हैं, आपसे कोई पूछे, कैपिलरी वाटर, मतलब कोशिका जल करते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आर्द्रताग्राही जल कौन सा होता है। आर्द्रताग्राही जल कौन सा होता है, तो बात करेंगे आर्द्रताग्राही जल की,
तो आर्द्रताग्राही जल क्या होता है? हाइग्रोस्पेसिक वाटर मिट्टी में अत्यधिक नमी की कमी हो जाने पर, मिट्टी में अत्यधिक नमी की कमी हो जाने पर भी कणों के खुले हुए पृष्ठ पर जल की एक महीन परत लगी होती है। जल की क्या होती है? महीन परत लगी होती है, इसे हाइग्रोस्पेसिक वाटर बोलते हैं। क्लियर हुई वाली बात? कोई आपसे पूछा आर्द्रताग्राही जल क्या होता है? मिट्टी में अत्यधिक नमी की कमी हो जाने पर के कणों के खुले हुए पृष्ठ पर जल की एक महीन परत लगी होती है, जिसे हाइग्रोस्पेसिक वाटर बोलते हैं। आगे आते हैं हम लोग। अब नंबर 2 आता हमारा क्या? कैपिलरी वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हाइग्रोस्पेसिक वाटर के विरुद्ध सूक्ष्म छिद्रों द्वारा रोक लिया जाता है। याद रखना, किसके द्वारा? हाइग्रोस्पेसिक अभी बताया, मतलब आर्द्रताग्राही जल के द्वारा, जल के विरुद्ध सूक्ष्म छिद्र मतलब होता है माइक्रो, जो पोर्स होते हैं माइक्रो पोर्स के द्वारा मिट्टी में रोक लिया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से ए पॉइंट बहुत आता है कि कैपिलरी वाटर कितना होता बार मौजूद होता है? तो 1/3 से 31 बार मौजूद होता है। ये आपसे पूछेंगे भी हम, कितना होता है कैपिलरी वाटर जो होता है? 1/3 से 31 बार मौजूद होता है। जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं अंडरलाइन कर दूंगा, जिससे आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन आएगा, पौधे कौन से जल ग्रहण नहीं करते? तो हाइग्रोस्पेसिक जो वाटर होता है, मतलब आर्द्रताग्राही जल पौधे ग्रहण नहीं करते। क्या लिखा? नॉट अवेलेबल वाटर टू प्लांट, मतलब यह जल जो होता है पौधों के लिए उपस्थित नहीं होता, तो ग्रहण नहीं करते। कौन सा जल ग्रहण करते हैं? केशिकी जल, कैपिलरी वाटर को ग्रहण करते हैं। अगला आता है देखो लिखा नहीं हमने इंग्लिश में कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इरिगेटेड क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, मतलब यह सिंचाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जल है। तो इतनी हिंदी इंग्लिश आप समझ सकते हो कि इतनी इंग्लिश की कोई बात नहीं है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है फॉर इरिगेटेड क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, मतलब फसलों के लिए यह महत्वपूर्ण जल है और पौधे इसी जल को ग्रहण करते हैं। तो इतना आप इंग्लिश में भी समझने की कोशिश करना। कोशिश करा मैं आपको पूरी इंग्लिश ना बताऊं, तो बहुत ज्यादा आपके लिए हिंदी में चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब आता है ग्रेविटेशनल वाटर, मतलब गुरुत्वीय जल, गुरुत्वाकर्षण जल। तो यह मिट्टी में फील्ड कैपेसिटी क्या होता है अभी बताऊंगा। क्षेत्र क्षमता किसे कहते हैं? जो अतिरिक्त जल है, क्या बोला? यह मिट्टी में फील्ड कैपेसिटी से कौन सा है? अधिक अतिरिक्त जल होता है, जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से जड़ क्षेत्र से नीचे की ओर बहता हो। क्लियर हुआ? मतलब जो मिट्टी के नीचे की ओर, क्या बोला? आपसे कोई पूछे, ये चीज आपसे सुनेंगे, जितने भी हमारे विजन टॉपर बैच में ज्वाइन है उन सभी की अभी तो नहीं, हर संडे को उनका लाइव एक टेस्ट होगा, जिसमें हर संडे को वीडियो कॉल के जरिए उनसे हम क्वेश्चन पूछेंगे और उनकी हर बच्चे की मैं नोट्स की कॉपी चेक करूंगा कि आप अगर ग्रुप में हमारे ज्वाइन हो, क्या जो मैं करा रहा हूँ उसके नोट्स रेडी कर रहे हो और कितना रेडी कर रहे हो, ये सब चीजें आपसे मैं सुनूंगा भी। ओके, और नहीं सुनाओगे तो वहीं पे आपके गार्जियन से भी बातें की जाएंगी। तो गुरुत्वाकर्षण वाटर क्या था? यह मिट्टी में फील्ड कैपेसिटी के अधिक अतिरिक्त जल है, जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में जड़ क्षेत्र के से नीचे की ओर बहता। मतलब जो जड़ होती है, मान लो कोई हमने एक क्या ले लिया, एक प्लांट ले लिया, कोई हमने एक प्लांट ले लिया, एक क्या हो गया, ए प्लांट हो गया हमारा, और ये इसकी जड़ क्षेत्र हो गए जड़। तो इसके नीचे की ओर जो पानी बह रहा है, ये क्या होता है? ग्रेविटेशनल वाटर होता है। समझ गए? आगे चलते हम लोग। आगे पॉइंट नंबर है, क्या जड़ क्षेत्र के बाहर निकाले जाने से पहले पौधे के लिए सीमित होता है? क्या बोला? जड़ क्षेत्र से बाहर निकाले जाने से पहले पौधे के लिए सीमित उपलब्ध होता है। अब यहाँ से 2-2 नंबर की हमारी डिफिनीशन आ गई, जो बहुत ही आपके एग्जाम के लिए, और हमेशा आप अगर एग्रीकल्चर कर रहे हो तो हमेशा कॉम्पिटिटिव और एग्रीकल्चर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में, क्या पूछा जाएगा कि मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अब कहेंगे बच्चे सर आपने इसको तो इंग्लिश में लिख दिया, मैंने इसको हिंदी में भी लिखा, समझने की कोशिश करना। जब सभी पोर्स माइक्रो और मिक्रो, मतलब मैक्रो क्या होते हैं? सूक्ष्म और बृहत सूक्ष्म, मतलब एक तो सूक्ष्म हो गया मैक्रो,
अभी आपको तत्व पढ़ाऊंगा माइक्रो क्या होता है और मैक्रो क्या होते हैं। तो इतना याद रखो कि बेस अभी पोर्स, पोर्स मतलब होता है रंध्राकाश, जो मैक्रो और माइक्रो पानी से भरे रहते हैं। मतलब जब सभी पोर्स, जब सभी रंध्राकाश माइक्रो और मैक्रो पानी से भरे रहते हैं। कितना सरल हो गया। हिंदी शब्द आप याद नहीं कर पाते इसलिए माइक्रो और माइक्रो लिख दिया, कितना आसान। जब सभी पोर्स होते हैं, पोर मतलब रंध्राकाश, माइक्रो और मैक्रो पानी से भरे रहते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अधिकतम जल क्षमता कहते हैं। कितना आसान हो गया। दो शब्द याद रखना है कि जब सभी पोर्स होता है किससे, मैक्रो और माइक्रो से भरे रहते हैं, उसे मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या अधिकतम जल क्षमता कहते हैं। तो पेपर में अधिकतम जल क्षमता क्या आएगा तो समझ जाओगे क्या, मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पूछा है। कितना आसान है। आगे चलते हम लोग देखते हैं। अधिकतम जो जल क्षमता के ऊपर का जल गुरुत्वीय जल के रूप में, मतलब ग्रेविटेशनल वाटर के रूप में जड़ क्षेत्र से नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, जड़ क्षेत्र है। अब आता है WHC। WHC का था वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जो ऊपर पढ़ाई अधिकतर जल क्षमता को ही हम लोग क्या बोलते हैं, WHC वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसमें 0 इक्वल टू फ्री वाटर सरफेस, मतलब जो इसकी सतह पे पानी क्या होता है, शून्य होता है, समान होता है। 0 इक्वल मतलब शून्य समान, फ्री वाटर सरफेस मतलब उसकी सतह पे। तो बस आपको थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में चीजें, इतनी इंग्लिश नहीं है। अगला क्वेश्चन 1 नंबर में आएगा MCQ क्वेश्चन में कि प्रश्न किसके कारण पानी की बूंदें गोल होती हैं। तो क्या बताओगे, पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंदें, सरफेस के कारण पानी की बूंदें गोल होती हैं। ये आपके फिजिक्स में हमने बहुत ज्यादा बताया है कि मच्छर किसके पृष्ठ तनाव के कारण ही इसके ऊपर रेंगते रहते हैं। क्वेश्चन ये भी आएगा कि बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, तो 580 किलोग्राम होती है प्रति ग्राम। संघनन, संघनन को कहते हैं हम लोग क्या, कंडीशनर्स कहते हैं। ठीक, इसकी गुप्त ऊष्मा कितने, 620 किलोग्राम किलोग्राम होती है। क्लियर हुई वाली बात। आगे चलते हम लोग। अब आए फील्ड कैपेसिटी किसे कहते हैं। 2 नंबर में फील्ड कैपेसिटी की परिभाषा बताएगा। तो क्या बताओगे, सिंचाई और गुरुत्वाकर्षण का जल, मतलब सिंचाई हो गया, गुरुत्वाकर्षण की निकासी के 2 से 3 दिन बाद, क्या बोला, 2 से 3 दिन के बाद मिट्टी में बहुत सी नमी होती है, नमी बहुत धीमी हो गई है। ठीक, इस स्थिति में माइक्रो और मैक्रो पोर्स दोनों भरे होते हैं। अभी बताया कि फील्ड कैपेसिटी क्या होता है, माइक्रो और मैक्रो मतलब दोनों क्या होते हैं, भरे होते हैं। अब फील्ड कैपेसिटी होती कितनी, यहां से क्वेश्चन आता है। तो देखिए, अगर बात करिए कि फील्ड कैपेसिटी मतलब क्षेत्र क्षमता मृदा नमी पर कितनी होती है, तो आप बताओगे 1/10 से 1/3 या 0.1 से 0.3 होती है। क्लियर हुई बात। कोई आपसे पूछेगा कि फील्ड कैपेसिटी, आप जब इस तरीके से पेपर में लिखोगे दो पॉइंट बाय पॉइंट, तब टीचर बहुत अच्छे, तब जाकर बच्चों के 50 में 48 और 47 नंबर आते हैं। क्योंकि इस तरीके से लिखने से, अब अपने गाथा लिख दी इतना होता है, इतना पॉइंट बाय पॉइंट। अगला आएगा फील्ड कैपेसिटी मृदा जल क्षमता कितनी होती है, मृदा नमी तनाव कितना होता है, तो आप बताओगे कितना, 0.1 से 0.3 होती है। अब आएगा मृदा जल क्षमता किसे कहते हैं, तो बताओगे क्या, 0.1 से 0.3 बार, ये यूनिट याद रखना कितनी बार, या 0.1 से 0.3 MPa होता है, कितना होता है। फील्ड कैपेसिटी के लिए जल उपलब्धता कितनी होती है, उसकी कौन सी होती है, ऊपरी सीमा होती है। याद रखना, फील्ड कैपेसिटी के लिए जल उपलब्धता कौन सी होती है, ऊपरी सीमा पर होती है। अब आएगा PBW, कहोगे भैया ये क्या बताया, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट, स्थायी मिलान में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है। तो क्या होती है, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको भी जानेंगे। तो ये क्या होती है आपसे, इसको 1912 में वृक्ष और संताज द्वारा प्रस्तावित की थी। कोई आपसे पूछे इसके संकेतक रूप में कौन सा पौधा चुना गया था, सूरजमुखी का उपयोग किया था। अब देखो, आपसे कोई पूछे परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट किसे कहते हैं, तो याद रखना, जब कोई पौधा है वो सूखने लगता है, उसको पानी देने पर क्या होता है, वो अस्थायी रूप से मुरझा जाता है, तो उस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, पानी की नमी कमी हो जाने पर पौधा क्या होता है, सूखने लगता है, और पानी देने पर भी पौधे उसे ग्रहण नहीं कर पाता, उसे क्या कहते हैं, हम परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट कहते हैं। कितनी आसान है। तो देखो,
वही हमने चीज आपको इसमें दिखाई है कि मृदा में नमी की मात्रा जिस पर पौधे अब उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नमी हो सकती है, लेकिन जब तक मृदा में पानी नहीं डाला जाता है तो उसे मुरझाए रहेंगे। इस अवस्था को परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जो हमने भाषा बताई वो भी लिख सकते हो और जो इसमें लिखी वो भी लिख सकते हो। दोनों क्या बताया हमने, कहा जब कोई पौधा मुरझाने लगता है और उसको पानी उपस्थित नहीं होता है और फिर पानी देने पर भी पौधा उसे ग्रहण नहीं कर पाता, उसे परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्वेश्चन आएगा परमानेंट विल्टिंग पॉइंट मतलब क्या होता है? स्थायी मिलान बिंदु पर मृदा नमी तनाव कितना होता है? तो आप बताओगे कितना होता है। आपसे कोई पूछे तो 15 बार से माइनस मतलब 15 बार से माइनस 15 बार बताओगे या 1500 kPa बताओगे, कैलोरी। ठीक, आगे चलते हम लोग। अब 2 नंबर आएगा कि विल्टिंग कोएफिशिएंट बताइए, मलान गुणांक किसे कहते हैं। तो 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से सब क्वेश्चन कि पौधों के अस्थाई मलान पर मतलब परमानेंट कोएफिशिएंट की परमानेंट विल्टिंग पर जड़ क्षेत्र के नमी की प्रतिशत। तो इतना याद रखना, क्या पौधे के स्थायी मिलान पर जड़ क्षेत्र के, अगर इंग्लिश में जिसको लिखना है इंग्लिश में, कि पौधे के क्या बताओगे क्या आपके कि परमानेंट विल्टिंग पर फील्ड कैपेसिटी के नमी को के प्रतिशत को क्रिटिकल मॉइस्चर पॉइंट कहते हैं। तो इंग्लिश में कितनी आसान हो गई। अगर हिंदी में क्या, पौधे के स्थायी मिलान, बहुत अजीब लगता है शब्द। पौधे के स्थायी मिलान पर जड़ क्षेत्र मतलब फील्ड कैपेसिटी में नमी के प्रतिशत को क्या बोलते हैं? हमें क्रिटिकल मॉइस्चर पॉइंट या विल्टिंग कोएफिशिएंट कहते हैं। क्लियर है ये वाली बात। आगे आता है अवेलेबल वाटर कितना होता और किसने दिया था। तो अवेलेबल वाटर जो होता बेमियर तथा हेनरिक्सन, कौन? बेमियर तथा हेनरिक्सन द्वारा उपलब्ध जल की अवधारणा 1981 में दी थी। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि अवेलेबल वाटर की अवधारणा किसने दी थी और कब दी गई थी। तो आप बता दोगे आराम से। अगला देखिए, इसका पॉइंट होता है जो अवेलेबल वाटर किसने, फील्ड कैपेसिटी से। तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, क्या बोला? फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बीच के वक्र को कोशिका पानी का हिस्सा या तनाव कितना होता है। यहाँ से क्वेश्चन इतना आएगा जब आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे या जब आप लोग कहते नहीं कि भैया जब हम पेपर देने गए तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत घुमाए टाइप के आ गए थे, कठिन आ गए थे, जो आपके सिलेबस में नहीं। वो सिलेबस में होते हैं लेकिन जब आप उसको डीपली पढ़ोगे तब आपके नहीं छूटेंगे। और जब आप ऊपर ऊपर पढ़ते चले जाओगे, गेहूं खेती है 20 दर ऊपर आपने पढ़ लिया, वहां पे आगे गेहूं का टेस्ट वेट कितना होता है? 40 ग्राम होता है। वहीं पे अगर गेहूं के खेत में गेहूं का मामा होता है, उसका टेस्ट वेट कितना होता है? आप कहोगे भैया ये तो हमने पढ़ा नहीं है, तो उसका 2 ग्राम होता है। तो ये डीपली चीजें आपको जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक आपको आगे आता है कि अंतिम मिलान बिंदु मतलब अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। तो अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट कितना होता है? आपसे कोई इतना पूछे तो मिट्टी की नमी का तनाव 60 बार होता है। बस ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ गया कि अंतिम मिलान बिंदु कितना होता है? 60 बार, 50 बार, 40 बार, 30 बार। तो 60 बार लगा दोगे। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। अब 2 नंबर में आता हर बार आया है कि सीपेज किसे कहते हैं, रिसाव किसे कहते हैं। तो बताओगे जल का चैनल, चैनल मतलब होता है नाली के द्वारा हॉरिजॉन्टल फ्लो मतलब क्षैतिज धारा के रिसाव कहते हैं। कितना आसान हो गया। क्या बोला? जल के चैनल के द्वारा हॉरिजॉन्टल फ्लो को सीपेज कहते हैं। अब हॉरिजॉन्टल फ्लो कितना आसान शब्द लग रहा है, तो इसीलिए हमने उस वाले शब्द को यूज किया है जो आपको आसान लगे कि जल का चैनल के द्वारा हॉरिजॉन्टल फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं? रिसाव बोलते हैं। क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन 2016 में कंपटीशन एग्जाम में आया कि इतना याद रखना कि डाउनवर्ड टू लेटरल मूवमेंट क्या कहलाता है? सीपेज कहलाता है। तुम्हारे 12th वालों के लिए, बच्चों के लिए जानने की जरूरत नहीं, लेकिन तब भी हमने बता दिया क्वेश्चन आया हुआ है तब के लिए। अब आता पर्कुलेशन किसे कहते हैं। अभी बताता पर्कुलेशन बताएंगे आपको पहले हेडिंग में। तो पर्कुलेशन क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण जल द्वारा संतृप्त होने वाली मृदा के माध्यम से क्या बोला आपको? हमने बोला कि अंतः पर्कुलेशन क्या होता? गुरुत्वाकर्षण के कारण
जल द्वारा संतृप्त होने वाली मृदा के माध्यम से पानी का नीचे की ओर जाना। बिल्कुल क्लियर बात हो गई। मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण क्या आता है, अपनी सब नीचे की ओर झुकाता है, तो के कारण जल द्वारा संतृप्त होने वाली मृदा के माध्यम से, मतलब जिसमें पानी क्या होता है अंदर चला जाए और पानी का नीचे की ओर जाना क्या कहलाता है, पर्कुलेशन कहलाता है। क्लियर हुआ। पर्कुलेशन को कहते हैं अंतःस्तरवण। आगे देखिए इनफिल्ट्रेशन। तो इनफिल्ट्रेशन किसे कहते हैं, मृदा की ऊपरी सतह से पानी का नीचे की ओर जाना इनफिल्ट्रेशन कहलाता है। क्लियर हुआ। क्या मृदा में ऊपरी सतह से नीचे की ओर जाना या ऊपरी सोil से लो सोil में जाना, उससे क्या कहते हैं हम लोग, इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। आगे देखिए लीचिंग किसे कहते हैं, क्या बोला हमने, लीचिंग। तो बताओगे लीचिंग क्या होता है। लीचिंग पानी के साथ जड़ क्षेत्र पोषक तत्वों का, लवणों का डाउनवर्ड मूवमेंट। मतलब ऐसे याद रखो, पानी के साथ जो जड़ क्षेत्र होता है उसके पोषक तत्व लवण का मूवमेंट, मतलब डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की ओर जाना क्या कहलाता है, लीचिंग कहलाता है। क्लियर हुई। इसमें इनफिल्ट्रेशन का पानी का जाना, इसमें क्या पानी के साथ पोषक तत्व लवण का जाना निचली सतह में, लीचिंग कहलाता है। क्लियर हुई वाली बात। अगला आता है लास्ट पॉइंट हमारा, सैचुरेशन कैपेसिटी किसे कहते हैं। तो बस इतना याद रखना, सैचुरेशन कैपेसिटी क्या था, सभी छिद्रों को जिसमें शून्य बार तनाव पर पानी से भर दिया जाता है। कोई आपसे पूछे तो आप बताओगे मिट्टी के सभी छिद्रों का शून्य बार तनाव पानी से भर दिया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेशन कैपेसिटी कहते हैं। और आप लोगों को हमारा लेक्चर समझ में आया हो तो एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।